दोस्तों, मिट्टी की जांच कराने के बाद जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आता है उसमें आपको कैसे देखना है और कैसे आप पहचान सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कितना देना रहता है, कैसे आपको अपनी रिपोर्ट को देखना है, इससे संबंधित एक हमने पोस्ट भी अभी की थी। तो कई किसान भाइयों ने कहा कि इसके बारे में जानकारी हमें चाहिए, तो पूरी डिटेल से हम जानकारी लेकर के हाजिर हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। ऐसी ही खेती और बागवानी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपने जो मिट्टी की जांच कराई है, आपको एक कार्ड मिला होगा जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, या फिर आपको जो दाहिने साइड में ये दिख रहा है इस तरह से आपको हाथ से बना हुआ कार्ड मिला होगा, या फिर एक बुकलेट नुमा कार्ड मिला होगा जो भी सेम इसी तरह की जो प्रक्रिया होती है, जो इसमें सिफारिशें लिखी होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं सब इसी तरह से होते हैं, केवल इनके बनावट और आकार अलग अलग होते हैं। कुछ कहीं कहीं क्या होता है कि किसान भाइयों को जो है हाथ से लिखा हुआ कार्ड दे देते हैं, कई किसान भाइयों को कंप्यूटर से जनित कार्ड देते हैं। तो जो जानना रहता है, मेन पॉइंट होते हैं वो सेम रहते हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पर नाम वगैरह दिया गया है, कौन सी ग्राम सभा है, क्या है, सारी जानकारी इसमें दी हुई होती है और पूरा डिटेल से यहाँ पर बताया होता है। इधर लिखा होता है प्रयोगशाला का नाम, और जो प्रयोगशाला का नाम है वो है, और यहाँ पर सारी समस्याएं बताई गई होती हैं कि आपकी फसल में कौन कौन सी चीज़ की कितनी कमी है। जैसे इसमें रहा, यहाँ पर पीएच मान है, ईसी है, कार्बन है, सारी चीज़ें, और यहाँ पर लिखा होता है कि कौन सी फसल में कितना आपको देना रहेगा। इसमें सिफारिश की गई हैं, जैसे लिखा है संदर्भ उपज के उर्वरक सिफारिशें, यानी संदर्भ उपज के लिए जो उर्वरक सिफारिशें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सल्फर है, बोरान है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई होती हैं। उसमें आपको कितना देना रहेगा, कौन सी कमी है, यहाँ पर लिखा होता है। तो हम पूरी डिटेल से आपको बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मृदा परीक्षण में कौन कौन सी चीज़ हमारी जो मिट्टी है उसमें कमी पाई गई है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे जो है पीएच मान जो है उसमें जो इन्होंने मिट्टी जांच कराई है इसमें है 7.42। तो इसमें इधर लिखा हुआ है आकलन, जो लिखा हुआ है आकलन में लिखा हुआ है आंशिक क्षारीय। तो इसको मतलब है इनकी जो मिट्टी है वो क्षारीय की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि बात किया जाए कि जो मानक स्तर रहता है कितना रहना चाहिए, तो 6.5 से लेकर के अगर 8.5 तक है तब भी ठीक है। लेकिन जो मेरा मानना है वो आपकी जो मिट्टी का पीएच मान है, अगर सभी फसलों के लिए बात की जाए तो 6 से और 7-10 तक अगर रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आप अच्छी उपज उसमें ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको पीएच मान घटाने बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको पीएच घटाना है या बढ़ाना है, इससे संबंधित वीडियो देखना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, अगला वीडियो हम इसी पर ही लेकर के आएंगे। दूसरा नंबर जो है ईसी में क्या रहता है, ये ईसी यहाँ पर है 0.73 DS। इसका मानक जो बात की जाए तो ईसी जो है 1 से अगर कम रहती है तो ईसी सही है, यानी सामान्य है। ईसी अगर 1 से कम है तब सामान्य है। यहाँ पर देखा जाए तो 0.73 है, तो इनकी भी ये सामान्य है, यानी अच्छी है, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन में यहाँ पर लिखा है 27.00%। तो इसका अगर मानक स्तर बात की जाए कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 0.5 से अगर 0.75 तक रहता है तब जो है इसका कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो सही रहता है। लेकिन यहाँ पर है 27.00, तो बहुत ज़्यादा है, जबकि होना चाहिए 0.5 से लेकर के 0.75 तक। के बाद जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा है उपलब्ध नाइट्रोजन। इनकी जो मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन है वो 60.75 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, जो कि बहुत कम है। अगर मानक दर की बात की जाए तो 250 से 400 तक रहनी चाहिए। अगर 250 से कम है तो निम्न में जाएगी, अगर 400 से अधिक है तो उच्च में जाएगी। तो इनकी मिट्टी में 60.75 है, जो कि बहुत कम है, तो इनको नाइट्रोजन प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी। पांचवा जो है उसमें है उपलब्ध फास्फोरस। उपलब्ध फास्फोरस जो इनकी मिट्टी में है वो है 14.40 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और मानक दर की बात की जाए तो 10 से 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहनी चाहिए, जो कि इनकी मध्य में आ रही है, तो इनकी मध्य है। छठे नंबर पे है उपलब्ध पोटेशियम। उपलब्ध पोटेशियम इनकी मिट्टी में
230 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। और मानक दर की बात की जाए कि कितनी रहनी चाहिए, तो 280 से अगर अधिक है तो उच्च में जाएगी। अगर पोटेशियम 280 से अधिक चली गई तो उच्च में जाएगी। अगर 200 से कम है, 150 है या 180 है तो ये निम्न में जाएगी। और जैसा कि इनके में है 230 तो ये मध्य में जा रही है, तो ये भी सही है। 7वें नंबर पे है उपलब्ध सल्फर, जो कि इनकी मिट्टी में है 10.00 ppm। जो इसका मानक दर रहता है वो 10 ppm से अगर अधिक रहता है तो पर्याप्त है। तो इनके में अभावग्रस्त है, क्योंकि 10.00 है, होना चाहिए 10.10 या 5 या 1, अधिक होना चाहिए 10 से, तभी ये पर्याप्त मानी जाएगी। 8वें नंबर पे है उपलब्ध जिंक। इनकी मिट्टी में उपलब्ध जिंक है 1.75 ppm और जो मानक स्तर कहता है वो 0.6 से अधिक होनी चाहिए, जो कि पर्याप्त रहती है। अगर 0.6 से अधिक है तो सही है। तो इसमें क्या है, 1.75 ppm है, जो कि पर्याप्त है। तो 0.6 से अधिक है, काफ़ी अच्छी है। और 9वें नंबर पे है उपलब्ध बोरान। बोरान इनकी मिट्टी में यहाँ पर ये छोड़ा गया है, तो इसमें बताया गया है कि है ही नहीं, अभावग्रस्त है, बोरान की कमी है इनकी मिट्टी में। और जो मानक दर कहता है स्तर क्या होना चाहिए, 0.5 से अधिक होनी चाहिए। अगर 0.5 से अधिक है तभी सही है। और 10वें नंबर पे है उपलब्ध आयरन। इनकी मिट्टी में उपलब्ध आयरन है 12.39 ppm और जो मानक दर कहता है वो 4.5 से अधिक होनी चाहिए। तो इनके में पर्याप्त है, क्योंकि 12.39 से 4 से अधिक ही होनी चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 11 नंबर पे है उपलब्ध मैग्नीशियम। उपलब्ध मैग्नीशियम जो इनकी मिट्टी में है वो है 10.49 ppm, जो कि पर्याप्त है। तो इनकी मिट्टी में पर्याप्त, यहाँ पर थोड़ा स्तर के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद जो 12 नंबर है वो है उपलब्ध कापर। तो इनकी मिट्टी में जो उपलब्ध कापर है वो 1.24 ppm है। अगर जो मानक दर की बात की जाए तो 2 से अगर अधिक रहती है तो पर्याप्त मानी जाती है। तो 1.24 है, तो इनके में सही है। जबकि यहाँ पर जो हमने बताया है कि 2 से अधिक, यानी 0.2 से अगर अधिक है तो जो उपलब्ध मानी जाती है। तो कापर इनके में भी सही है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधित सिफारिशें। तो जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं उनमें कौन सी इस मिट्टी में कमी पाई गई। जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने अभी बताई, तो इनकी मिट्टी में ये सारी चीज़ें इतनी थी और कितनी रहनी चाहिए आपकी मिट्टी में, अगर इतनी हैं, ऐसे हैं, तो ये हमने आपको बता दी है। और कौन सी इनकी मिट्टी में ज़्यादा कमी है, उस जो द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी इसमें बताई गई। तो सिफारिश की गई कि कितना ये दें। तो इसमें मीटर बताया गया, पैरामीटर। यहाँ पर सल्फर जो इनकी मिट्टी में डालने की ज़रूरत है वो है 20 से 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर से इनको देने को ज़रूरत है। बोरान जो है वो इनको 5 से 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने की आवश्यकता रहेगी। और ये जो है मिट्टी के माध्यम में ही देना है, यानी स्प्रे इनका नहीं करना है। और अगर बोरेक्स आप चाहते हैं तो इसमें बता रहा है स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि 0.25% बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं। लाइम जिप्सम का यहाँ पर इसमें रिक्त छोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। 3 कॉलम हो गए, ये आपका नाम वाला हो गया। और यहाँ पर जो आपकी मिट्टी में कमी आई है और जो चीज़ आपकी मिट्टी में उपलब्ध है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी रही वो बताई गई, और कौन सी खाद की कमी है, कितनी आपको देनी रहेगी, यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर 5 फसलें आपको दी गई हैं, गेहूँ है, धान है और सरसों है, मसूर है, गन्ना है। तो ये इतनी 5 फसलें दी गई हैं। जैसा कि आप जो फसलें उगाना चाहते हैं उन फसलों को आप पहले दे देंगे, जब जांच आपको करानी तो उन फसलों के हिसाब से आपको सिफारिश दी जाएगी कि कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में आपको देनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कैसे कौन सी उर्वरक आपको देनी रहती है। तो यहाँ पर जो ये फसलें बताई गई हैं, गेहूं है, धान है, सरसों है, मसूर है और गन्ना है, तो इन फसलों में इनको कितनी कौन सी उर्वरक देनी रहेगी ये इसमें बताया गया है। यहाँ पर कंपोस्ट खाद बताई गई कितनी देनी है, और यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन में खादें बताई गई हैं, जैसे कि NPK के साथ एक संयोजन और दूसरा संयोजन अगर दे रहे हैं तो किसके साथ में कितना देना है। ये दोनों देना है, अगर ये दे रहे हैं तो ये ना दें, ये दे रहे हैं तो ये वाला इनको नहीं देना है। तो उसमें बात करते हैं, गेहूँ में बताया गया है कि 9 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट खाद देनी है, और नीम लेपित यूरिया अगर दे रहे हैं तो इनको 326 kg देनी है। सिंगल सुपर फास्फेट 188 kg देनी है।
पोटेशियम इनको 42 kg देनी है। वहीं डाई अमोनियम सल्फेट यानी दूसरा संयोजन जो है डाई अमोनियम सल्फेट दे रहे हैं तो 68 kg देनी है। नीम लेपित यूरिया तब इनको 302 kg देनी है और म्यूरेट ऑफ पोटाश इनको 42 kg देनी रहेगी। अब दूसरे में बात करते हैं जो धान है, धान में इनको 7 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट खाद देनी है। नीम लेपित यूरिया 293 kg देनी, सिंगल सुपर फास्फेट 188 kg, पोटेशियम इनको 33 kg देनी रहेगी। वहीं दूसरा जो संयोजन है उसमें डाई अमोनियम सल्फेट 68 kg है, नीम लेपित यूरिया 270 kg है, पोटेशियम 33 kg है। अब आ जाते हैं सरसों में। सरसों में बताया गया है कि 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन्हें कंपोस्ट खाद देनी है। नीम लेपित यूरिया दे रहे हैं तो 196 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 250 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश इनको 50 kg देनी रहेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो डाई अमोनियम सल्फेट 91 kg, नीम लेपित यूरिया 162 kg, पोटेशियम इनको 50 kg देनी रहेगी। अब आते हैं चौथे नंबर पे जिसमें मसूर है। मसूर में अगर ये कंपोस्ट खाद दे रहे हैं तो 17 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन्हें कंपोस्ट खाद देनी है। नीम लेपित यूरिया 72 kg ही देनी है और सिंगल सुपर फास्फेट इनको 250 kg देनी है। पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश 67 kg देनी रहेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है उसमें डाई अमोनियम सल्फेट इनको 91 kg देनी है, नीम लेपित यूरिया इनको 40 kg देनी है, पोटेशियम इनको 67 kg देनी रहेगी। पांचवा जो लास्ट है वो है गन्ना। गन्ने में इनको नीम लेपित यूरिया जो है 489 kg देनी है, सिंगल सुपर फास्फेट 344 kg, पोटेशियम इनको 50 kg देनी रहेगी। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें डाई अमोनियम सल्फेट 125 kg दें, नीम लेपित यूरिया 446 kg और पोटेशियम इनको 50 kg देनी रहेगी। वहीं जो कंपोस्ट खाद है 167 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी है। तो किसान भाई इस तरह से आप देख सकते हैं जिन फसलों में जो सिफारिश बताई गई है कितनी कंपोस्ट खाद देनी है और कितनी आपको खादें देनी है। जो पहला कॉम्बिनेशन है इस तरह से अगर आप खाद देना चाहते हैं तो इस तरह से दें। ये वाला कॉलम गेहूँ का हो गया और ये धान का हो गया, इस तरह से सारी फसलों का है। और दूसरी जो खादें अगर इनके साथ में ये खादें दे रहे हैं तो इतनी मात्रा इनको रखनी है। लेकिन जो मात्रा बताएगी पूरी फसल चक्र में बताया गया है, जितनी फसल पूरे समय के लिए उतने समय में इतनी खाद आपको देनी रहेगी। ये नहीं एक बार में आपको देना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरी फसल में देना है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो इस तरह से इनको देने रहेंगे, जो इसमें कमी बताई गई वहाँ पर आपको बताया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कोई समस्या या सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।